Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to understand the most important literary concept, the objective correlative. This concept is very important for BS English, MA English and all the competitive exams. So please watch this lecture carefully क्योंकि इसके बाद आपका concept अच्छे से clear हो जाएगा कि what T.S. Eliot meant by the term objective correlative. Proper concept को समझने से पहले let's first know where this term came from. The term objective correlative was popularized by T.S. Eliot in his famous essay Hamlet and His Problems. ये ऐसे पब्लिश हुआ था 1919 के अंदर और इंटरेस्टिंग बात यह है कि T.S. Eliot ने कॉन्सेप्ट को विलियम शेक्सपियर के ग्रेट वर्क हैमलेट को क्रिटिसाइज करते वक्त एक्सप्लेन किया था. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. दिस टर्म इज बेसिकली बेस्ड ऑन टू वर्ड्स. फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड वन इज कोरिलेटिव. ऑब्जेक्टिव मीन्स कोई भी चीज़ जो फिजिकल हो, टेंगिबल हो और आउटसाइड वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हो, यानी जो सिर्फ माइंड के अंदर ना हो बल्कि रियल वर्ल्ड में भी वो मौजूद हो, जस्ट लाइक चेयर, बुक, फ्लावर एट्सेट्रा. While second word is correlative. Correlative means something that is directly connected or related to something else. So objective correlative means a physical or external thing that is directly connected with particular emotions. यानी राइटर किसी स्पेसिफिक इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या इवेंट को यूज़ करता है और ये एक्सटर्नल चीज़ उसके इमोशन से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है. According to T.S. Eliot, a set of object, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion such that when the external facts which must terminate in sensory experience are given, the emotion is immediately evoked. डेफिनेशन आपको डिफ़िकल्ट लग रही होगी बट हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझते हैं. तो टी एस एलियट के अकॉर्डिंग राइटर्स को इमोशंस डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं करने चाहिए. इंस्टेड राइटर को क्या करना चाहिए, राइटर्स को कुछ ऑब्जेक्ट्स या फिर स्पेसिफिक सिचुएशन या फिर एक चेन ऑफ इवेंट्स को प्रेजेंट करना चाहिए. यानी राइटर को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि कैरेक्टर्स सैड हैं, फेयरफुल हैं, बल्कि राइटर को इस तरह की सिचुएशन बना देनी चाहिए कि सिचुएशन खुद ही जो है वो इमोशंस ऑडियंस तक पहुंचा दे और ऑडियंस उस बात को समझ जाए. ठीक है, आई होप अब आपको इस डेफिनेशन की अच्छे से समझ आ गई होगी. इसी टेक्निक को टी एस एलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहा है. सो आई होप आपको अब क्लियरली ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की समझ आ गई होगी. अभी ब्रीफली मैं आपको बताती हूँ कि टी एस एलियट ने विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी हैमलेट को क्यों क्रिटिसाइज़ किया था. क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था ना कि उन्होंने इस टर्म को शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी हैमलेट को क्रिटिसाइज़ करते हुए एक्सप्लेन किया था. तो स्टूडेंट्स, आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन पॉप अप हुआ होगा कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी को इन्होंने किस तरह से क्रिटिसाइज़ कर लिया. तो स्टूडेंट्स, अपने ऐसे के अंदर एलियट ने क्या किया, उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया कि विलियम शेक्सपियर हैमलेट के इमोशंस के लिए प्रॉपर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव प्रोवाइड नहीं कर सके. उनके अकॉर्डिंग हैमलेट के जो इमोशंस थे ना वो बहुत ज़्यादा इंटेंस थे, कॉम्प्लिकेटेड थे, लेकिन प्ले के अंदर जो सिचुएशन और इवेंट्स दिए गए ना वो उन इमोशंस को कम्प्लीटली जस्टिफाई नहीं करते. ठीक है, इसलिए टी एस एलियट के अकॉर्डिंग हैमलेट जो है वो आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेसफुल नहीं था. लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो ओपिनियन था ना, ये जो क्रिटिसिज्म था, ये टी एस एलियट की पर्सनल क्रिटिकल ओपिनियन थी. ठीक है, बाद में बहुत सारे क्रिटिक्स ने उनके साथ जो है वो डिसएग्रीमेंट किया और हैमलेट को विलियम शेक्सपियर की ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज़ में ही काउंट किया. सो आई होप आपको आज का ये शॉर्ट लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा. आपको विलियम शेक्सपियर की, आपको टी एस एलियट की ये जो टर्म है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये अच्छे से समझ आई होगी. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना. अपना रखना ख्याल. अल्लाह हाफिज़.